हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने ईडू एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। आप जान चुके हैं दोस्तों कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और परीक्षा तिथि भी आप जानते हैं और कब से फॉर्म भरा जाएगा, उसकी अंतिम तिथि क्या है, मैं चैनल पर डाल दिया हूं, आप जा करके देख लीजिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आपका 25 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ है आपके साथ दोस्तों, आपको विज्ञापन देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं कि सर विज्ञापन तो दिख गया और 27 तारीख से हम फॉर्म भी भरेंगे, लेकिन हमारे पास कितने समय है? 3 माह। कितना है आपके पास? 3 माह। यही है भैया, लगभग 3 माह। 10 दिन इधर आप योजना बनाएंगे, फॉर्म भरेंगे और आप मान के चलिए कि 1 अप्रैल से लेकर के और उधर कब तक? 30 जून तक। कब तक? 30 जून, क्योंकि आपकी परीक्षा 2, 3 एवं 4 जुलाई को है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा 100% 2, 3, 4 जुलाई को कराई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों कि संस्कृत में हम किस तरीके से 25 प्लस नंबर प्राप्त करें। लोग कहते हैं संस्कृत सर बड़ी कठिन होती है, बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आता, तो हम अंग्रेजी ले लेते हैं। अंग्रेजी भी वो ले लेते हैं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ में अगर आता है तो वो फंस जाते हैं। वो अधिकतम 20 या न्यूनतम की बात करें तो 10-12 कर पाते हैं। तो उनको जब 90 नंबर लाना होता है तो कहीं ना कहीं अगर उनका थोड़ा मैथ कमजोर है तो क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। वो 88-89 अंक प्राप्त कर पाते हैं और पछताने की सिवा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं बार बार, सुपर टेट देखने को मिलेगा और अगर इसमें आप तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए सुपर टेट की आधी जंग आप जीत लेते हैं। तो संस्कृत में आप समझ लीजिए कि 25 प्लस लेके आने के लिए क्या हमको रणनीति अपनानी चाहिए, स्मार्ट तरीका क्या है, इसके साथ हमें दृढ़ संकल्पित होकर के पढ़ने की जरूरत है और थोड़ा स्मार्ट तकनीक अपनाने की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं। आप सिलेबस देख रहे होंगे, मैं सिलेबस लिख दिया हूं। कहेंगे कि सर आप सिलेबस क्यों लिखे हैं? सिलेबस तो हम देख पा रहे हैं पीडीएफ में। पीडीएफ में आप देख रहे हैं सिलेबस, लेकिन आप सिलेबस में यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और सिलेबस के टॉपिक को हमको कैसे पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, ताकि हमारा 30 में 25 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाए। समझिएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बता रहा हूं संज्ञाएं, विषय वस्तु आपको दिख रहा है। संज्ञाएं में अकारांत पुल्लिंग, जैसा कि आप अकारांत पुल्लिंग में मैं क्या कहा था? राम। यहां क्या निकल रहा है? ओ। क्या बोला था? अकारांत स्त्रीलिंग यानी रमा। क्या है ये? अकारांत नपुंसक लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग, जैसे नदी। नदी क्या है? नदी। यह क्या है? शब्द रूप इसमें हम पढ़ेंगे, सब मिला जुला करके क्या पढ़ेंगे? शब्द रूप। राम का रूप, यहां उकारात पुल्लिंग यानी गुरु का रूप, भानु का रूप। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें? शब्द रूप पढ़ेंगे। तो शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा। शब्द रूप से आपको लगभग आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 प्रश्न, यहां 3 से 4 प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। समझिए, इसमें अस्मद है, युष्मद है और ये सभी शब्द रूप है। इसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं। क्या? अगला बात करते हैं कि स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियां। आप पढ़ते आ रहे हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधियां। हिंदी में आप पढ़ते आ रहे हैं
और संस्कृत में थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो यह आसान हो जाएगा। इसको आप हिंदी से जोड़ करके पढ़ेंगे, आपको आसान हो जाएगा। समास थोड़ा सा आपको अलग हट करके पढ़ना पड़ेगा हिंदी से, और उपसर्ग और पर्यायवाची, पर्यायवाची भी आप बहुत आसान है, कुछ नहीं। अगर हिंदी में आप पर्यायवाची याद किए हैं तो संस्कृत में अगर आपको तत्सम पता है, तद्भव और तत्सम कर लेते हैं आप, तो समझ लीजिए कि आपके लिए पर्यायवाची भी बहुत आसान हो जाने वाली है। अब हम अगला बात करते हैं घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं का संस्कृत में नाम। आप यह मत भूलिए दोस्तों कि आपको 1 से 5, कक्षा 1 से 5 में पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। वहां कोई एक विषय का विशेषज्ञ नहीं जाता। 1 से लेकर के 5 में जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो समझिए कि किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आपको एक ही विषय दिया जाए पढ़ाने को, नहीं, आप सभी विषय को पढ़ाएंगे। इसलिए संस्कृत भी आपको आनी बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अब देखिए, घर परिवार परिवेश पशु पक्षियों घरेलू उपयोग की वस्तुओं का संस्कृत में नाम, क्या मतलब? अच्छा, घर में, परिवार में, परिवेश में, आपके घर में दाल चावल बनता है ना, रोटी बनती है ना, आपके बुआ को क्या कहते हैं, आप चाची को संस्कृत में क्या कहते हैं, चाची को संस्कृत में क्या कहते हैं, चाचा को संस्कृत में क्या कहते हैं, बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, भैंस को संस्कृत में क्या कहते हैं, घर को संस्कृत में क्या कहते हैं, यह सब, पशु को यानी क्या कहते हैं, कौवे को क्या कहते हैं, लोमड़ी को हम क्या कहते हैं, यह सब हम संस्कृत में नाम जानेंगे। आप कहेंगे सर नाम तो बहुत है, लेकिन नहीं, आप चिंता बिल्कुल ना करें। मैं एक एक घर परिवार परिवेश पशु पक्षी एक एक वीडियो में 4 से 5 वीडियो बहुत छोटी 4 से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर की बना दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा, आएगा तो प्रश्न उसी से आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दबा करके। क्यों मैं आग्रह कर रहा हूं, अधिक से अधिक आप जुड़ जाएं। अब इधर उधर जाने का माहौल नहीं है। तमाम अप्रैल में आपको शादियां दिखेंगी, शादियां मिलेंगी अटेंड करने के लिए, और मई में, जून में। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर मास्टर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आप ये सब सारी चीजों को किनारे रख दीजिए। 3 महीने के लिए अपने आप को पैक कर लीजिए। यूपी टेट में आप 120 नंबर से कम नहीं पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वनाम। क्रियाएं पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद शरीर के प्रमुख अंगों के नाम संस्कृत में एक पूरी टॉपिक बनाई गई है दोस्तों। आंख कान नाक मुंह पीठ गर्दन, समझ रहे हैं आप, कुहनी जांग, इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और 1 नंबर यहां से आपको पूछ लेता है। यह हम जरूर अच्छे से पढ़ेंगे ताकि यहां 1 नंबर हमको, एक एक नंबर आप सुने हैं ना, कहावत है बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो एक एक नंबर जुड़ करके ही आपका 25 या 28 नंबर होगा दोस्तों 30 में। आप याद रखना। आप सोचेंगे सर ये सब नहीं, हम इतना बस पढ़ लेंगे, रूप याद कर लेंगे, विलोम शब्द याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप नंबर अर्जित करेंगे। मान लीजिए अगर मैथ आपका कमजोर है, मैथ में 15 पाते हैं और यहां से आपको 25 मिल जाता है, और सोचिए कि हिंदी में भी आप 25 कर लेते हैं, इसमें आप 25 कर लेते हैं, और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में सीडीपी में ज्यादा नहीं, उसमें भी अगर आपका कमजोर है तो 15 कर लेते हैं। 15 15 30 हो गया 75। आप समझिए कहां चले गए, कहां चले गए। 105 चाहिए, कितना 90 चाहिए, कितना 90 90 चाहिए, लेकिन आप पहुंच गए 105। इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है, जहां नंबर आपको गेन करना है, नंबर आपको प्राप्त करना है, थोड़े से मेहनत में नंबर आपको ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो समझिए कि आप यहां प्राप्त कर लीजिए। यहां सिर्फ
तैयार करना है, समझना है, तैयार करना है। मैथ में अगर आपको मैथ कमजोर है, आप सोचेंगे कि बहुत उसमें नंबर मैं गेन कर लूं, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन यहां आप नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद अव्यय की बात करें तो बार बार अव्यय से प्रश्न आपके हिंदी में भी और संस्कृत में पूछ लिया जाता है। सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद दीर्घ संधि। सरल शब्द आपसे छोटे छोटे सरल शब्द पूछ लिए जाएंगे और उनकी संधि संधि करना है। विच्छेद, विच्छेद मतलब अलगाव, मैं संधि पढ़ा दिया हूं आपको। स्वर संधि पूरी हो गई है, इसके बाद व्यंजन और इसके बाद विसर्ग संधि हिंदी में। इसमें भी हम लोग पर रूप अपर रूप जो भी संधियां हैं हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद संख्याएं की बात करें, संस्कृत में संख्याओं का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे दो प्रश्न यहां, एक से लगभग लगभग दो प्रश्न दोस्तों पूछ लेता है संस्कृत में। संस्कृत में संख्याओं का नाम बिल्कुल पूछता है, आता ही आता है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, याद रखिए ना, याद रखना आप। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, लिंग वचन प्रत्याहार, बहुत महत्वपूर्ण। आप जा करके मेरी वीडियो देख ले, प्रत्याहार कैसे बनेगा, प्रत्याहार बनाने के क्या तरीके हैं, 14 प्रत्याहार, जो 14 जो माहेश्वर सूत्र है उस तरीके से कैसे इस्तेमाल करके हम प्रत्याहार को बनाएं, इतना आसान भाषा में मैं आपको बताया हूं। जा करके मेरी वीडियो आप प्लेलिस्ट में पड़ी है संस्कृत की, देख लीजिए। स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। अच्छा, स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं, व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं, इसको हम आसान भाषा में पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ एक ही बात लिख गई है, ठीक है। अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन बहुत बार पूछता है। आप यूपी टेट चाहे जिस वर्ष का जहां से जब तक हुआ है आप उठा करके देख लीजिए, पूरा 2021 तक का बार बार आपसे अनुस्वार और अनुनासिक, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आपको यहां से प्रश्न क्या होगा, मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम शब्द से आपके एक प्रश्न पक्का पक्का पूछ लेता है। विलोम शब्द मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक, तरीका, ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा ताकि आपसे गलत ना हो। कारक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, इसके कारक में और हिंदी के कारक में बहुत अंतर है। यहां सिर्फ सूत्र बता दूंगा आपको, मैं ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, ट्रिक बता दूंगा। उस ट्रिक से आप जो है कारक याद कर लेंगे, परीक्षा में जाकर के हल करेंगे, 100% आएगा कारक। और मेरे ही वीडियो से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, एकदम गारंटी देता हूं आपको, आएगा कारक। और जिस तरीके से मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, सिर्फ ट्रिक अपना लेना और बाद में विद्वान बन लेना। अगर विद्वान बनना होगा दोस्तों तो आप बाद में बनना, लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने को आप अगर अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से भुना लिए तो समझिए सारी चीजें आपकी पूरी होने वाली हैं। इसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिंदी का प्रत्यय नहीं है। जिस तरीके से कारक नहीं है, इसी तरीके से इसमें क्या, आप क्या जानते हैं, जो लोग नाम नहीं सुने हैं उनको कितना लग रहा होगा सर बड़ा कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। टाप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लेप प्रत्यय, रूल प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, बहुत आसान है। मैं बताऊंगा, सूत्र बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा दोस्तों। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरे साथ आप जुड़िए, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य आप हिंदी में भी वाच्य पढ़ेंगे, यहां भी आप वाच्य अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहूं तो मेघदूतम किसकी रचना है, रघुवंशम किसकी रचना है ना। तो इस तरीके से कालिदास की जो रचनाएं हैं और उसके बाद जितनी भी रचनाएं बाणभट्ट की हैं, हर्ष की हैं, जितनी भी रचनाएं हैं हम उनको बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों, रोचक स्वर के माध्यम से। आप कहेंगे तो मैं गा करके स्वर के माध्यम से पूरी कहानी, उसकी पूरा विधा बता दूंगा आपको, ताकि आपसे गलत ना हो, पक्का बता दूंगा। इस तरीके से हम पूरा सिलेबस को देखे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना।
इसी को हमको 3 महीने में बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है और पढ़ना है। एक बार पढ़ लिए, उसके बाद मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रश्न करा दूंगा, आप उसको कर लेना। जो संभावित प्रश्न है और जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके चारों विकल्पों को मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इतना कर लेना, ये सब सफिशिएंट है, ये सब पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आप 30 में, जिस तरीके से मैं 30 में 28 प्रश्न सही किया था दोस्तों, 30 में 28 प्रश्न हमारे किसमें सही हुए थे? संस्कृत में। 2 प्रश्न बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन था, गलत हो गया, नहीं तो 30 में 30 मैं करके आता। समझिए, तो आप भी कर सकते हैं। मैं 25 का टारगेट लेके चलता हूं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।